कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप खुश हैं कि आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यानी आगे के बारे में बात करेंगे। कल हम बीजगणित यानी युग्मित समीकरण, दो युग्मित समीकरणों के हल के बारे में यानी उनकी प्रगति के बारे में हम अध्ययन किए थे पिछले टॉपिक में, यानी उनकी बेसिक जानकारी यानी शून्यांक और गुणांक क्या होता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर अगर नया विजिट कर रहा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा ले ताकि उसको आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो के मिल सके। और आप सभी स्टूडेंटों का हमारे इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत है दोस्तों। अब बात हमें क्या है कि आप कोई भी काम करने से पहले कोई महान नहीं होता है, बस उस काम करने की शुरुआत करने वाला ही महान होता है। और किसी चीज़ को शुरुआत करने के लिए आप महान बनने की मत सोचो कि हम जब महान होंगे तब उस काम की शुरुआत करेंगे। शुरुआत कर जहाँ पे हो, जैसे भी हो, शुरुआत कर दो, आप अपने आप महान बन जाओगे उस चीज़ में जिसमें बात करेंगे कि चाह नहीं रखा मैं कि हर पथ जान सकूँ माँ सार दे। चाह नहीं रखा मैं कि मैं हर पथ जान सकूँ माँ सार दे। बस इतना सा आशीर्वाद दे माँ, बस इतना सा आशीर्वाद दे माँ कि हर अगला कदम पहचान सकूँ माँ, हर अगला कदम पहचान सकूँ। हमने क्या कल दो युग्मित समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो रैखिक युग्मित समीकरण, दो रैखिक युगपत समीकरण का व्यापक रूप है। इसके बारे में बात की थी हमने, इसको एक दे दो, इसको दो दो। अब क्या है, इसकी प्रकृति के बारे में बात की थी हमने। क्या किया था प्रकृति, a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 टू c2, और a1 a2 b1 b2 और c1 c2। और अब क्या कंडीशन, एक तो ये बनी थी और एक कंडीशन ये इक्वलिटी की बन गई थी, a1 a2 और नॉट इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, यानी कैंसिल। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कि दी गई समीकरण के हल अद्वितीय हल होंगे, एक तो द्वितीय हल होंगे तथा यानी अद्वितीय हल होंगे, एक कंडीशन तो ये बन जाएगी, और हल निश्चित यानी हल होंगे अद्वितीय हल, यानी दो ही हल एक्स और वी का। अब इसमें क्या बराबर है सब कुछ, तो इसमें क्या अनंत हल होंगे, दी गई समीकरण के अनंत हल होंगे, और क्या है अनंत हल होंगे, है ना, यह कंडीशन लग जाएगी। इसमें कोई हल नहीं होगा, यानी हल संभव नहीं। यह इसमें क्या हमने पिछले टॉपिक में बात की थी। अब बात करेंगे इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन की, यानी हमें क्वेश्चन कैसे देगा। या तो आपको दो इक्वेशन देगा दोस्तों, और उसकी प्रकृति पूछेगा कि इस समीकरण की प्रकृति क्या है। अब देखना मैथमेटिक्स में युगपत समीकरण का यूज कहाँ लेंगे हम, वैसे जान लेंगे एक बार। युगपत दो युग्मित रैखिक समीकरण ऐसे लिखो, दो युग्मित रैखिक समीकरण का उपयोग कहाँ करना आपको। एक तो आयु संबंधित क्वेश्चन में, आयु संबंधित प्रश्नों में एक तो आयु संबंधित प्रश्नों में एक किसी वस्तु का मूल्य देगा, यानी किसी वस्तु यानी कि वस्तुओं का मूल्य मूल्य अक्ष मान कर, है ना,
इसमें करेंगे और एक बीजगणित में करेंगे, बीज यानी समीकरणों में और एक उपयोग कहाँ करेंगे, यानी अक्ष मान के लाभ हानि में, लाभ यानी प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ हानि में, और ब्याज सरल ब्याज निकालेंगे वहाँ पर। क्या ये इसका उपयोग होता ही रहता है ना, समझे, लेकिन इसमें और इसमें तो सबसे ज़्यादा होगा। अब हम बात करेंगे इससे बनने वाले क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको ऐसे देगा क्वेश्चन, टू एक्स प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये एक समीकरण दे तथा 4x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये दूसरे दो युग्म रैखिक समीकरण के हलों की संख्या या प्रकृति आ रही है, हलों की प्रकृति ज्ञात करो। अब ये रैखिक समीकरण आपको दे दिया दोस्तों, ये 2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 तथा 4x प्लस 6y प्लस 4y इक्वल टू 0, दो युग्मिक रैखिक समीकरणों के हलों की संख्या ज्ञात करो। आपको हलों की संख्या पूछा है, ना कि आपको x और y का मान पूछा है। आपको यह क्वेश्चन ऐसे देगा 3x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 तथा 4x प्लस 6y प्लस यानी 24 इक्वल टू 0 का हल ज्ञात करो। तब तो आपको x और y का मान ज्ञात करो। आपको बोला है कि हलों की संख्या ज्ञात करो, तो आपको हलों की संख्या पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब यह क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है कि आप पहले यह जानो कि कहाँ से बन रहा है। हलों की संख्या यानी प्रकृति से पूछ रहा है, तो हमें क्या प्रकृति में जाना पड़ेगा कि आप a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। इनकी दोनों की तुलना करो 1 और 2 से, तो यहाँ a1 a2 कितना आएगा, ये 2 ये 3 कितना आएगा, हाँ यह 4 आएगा a2। b1 b2 तुलना करो 3 और 6 c1 c2 तुलना करो क्या कितना आ गया 12 24। आपको क्या करना है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये निकालना है। अब निकालेंगे हम, तो निकालेंगे 2/4 और 3/6 और 12/24 निकालो। ये कितना हो गया, कट 1/2 इक्वल टू और 1/2 यानी तीनों बराबर आ रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हो, अगर तीनों बराबर हो तो आपने क्या पढ़ा कि समीकरण दी गई युग्मित समीकरण के हल रैखिक युग्मित समीकरण के हल अनंत हो गया, यानी हलों की संख्या ये हलों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। ये याद करना। अब क्वेश्चन ऐसे बना आपको, आपकी अगर इस क्वेश्चन को मैं घुमा दूं थोड़ा सा, यही क्वेश्चन है देखना, अनंत हो गया, यह प्रकृति पूछ ली और रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। यहाँ हलों की प्रकृति तथा इसमें यह भी लिखना तथा रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं समांतर होगी, यानी रेल की पटरियाँ ना ऐसे
या समांतर। प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगी। हाँ ये होता है A1 A2 B1 B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1 C2, तब तो क्या होगी, रेखा है प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी छेदी। और हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यह कंडीशन है ना, ये थी। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कैसे बनाएगा। अगला क्वेश्चन कैसे बनाएगा, यानी क्या देगा, मान लो आपको ये दे दिया 3x + 4y - 13 = 0, और एक समीकरण दे दिया, क्या दे दिया आपको, 9x + ky और इक्वल टू -<= 0। यह दो समीकरण दे दिया आपको। मैं यदि मान लो ये दो समीकरण दे रखा है ना, के हलों की संख्या अनंत हो तो के का मान ज्ञात करो। दोस्तों आपको ये पूछ लिया कि के का मान ज्ञात करो। अब आपको के का मान, यानी हलों की संख्या अनंत हो तो तब क्या होंगे, वही करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, युगपत समीकरण से तुलना करने पर, है ना। तुलना करोगे तो A1 A2 कितना आएगा, A1 3 A2 9 और B1 B2 ये कितना 4K और C1 × C2 कितना आ गया, ये -13 -39। अब क्या आपको यानी दिया है, क्या दिया है हलों की संख्या अनंत है, यानी हलों की संख्या क्या है, अनंत है दोस्तों। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या होगा, A1 A2 और B1 B2 = C1 C2, ये कंडीशन होती है। अब ये कंडीशन लगाएंगे हम, लगाओ, लिखो 3/9 कितना हो गया, 4K/K -13/39। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 बार कैंसिल। अब मान लो ये कैंसिल हो रहा है ना, कितना आएगा, 1/3। आपको एग्ज़ाम में इस हिसाब से काटना है, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तब, तो इस हिसाब से करना है कि एग्ज़ाम को ये दिखे कि किस अक्षर को कैसे कैलकुलेशन की गई। अगर आप ऐसे काट रहे हो ऐसे, और उसको पता है नहीं ये 9 नहीं किया, है ना, मान लो ये 4 है, 4 तो इसको ऐसे नहीं काटो, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि 4 का कितना बार देना। तो 4K = ये कितना का 1/3। आप निकालो, मान लो इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, कैसे भी ले लो। मान लो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब मैं एक बार क्या है, एक केस फर्स्ट में ले रहा हूँ, मान लो फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 1/3 और ये 4/K, यह वजन गुणा कर दो, K = 12 आ गया, 12 आ गया दोस्तों, है ना। अब मान लो आपको ये संतुष्टि नहीं है कि 12 ही सही है, ऐसे कर लो, यानी सेकंड एंड थर्ड से कर लो, यानी 4K = क्या है 1/3, यानी फिर भी K बराबर कितना है 12, इसलिए क्या K का मान 12 होगा। K का मान कितना होगा, 12 होगा। ऐसे करना है आपको एग्जाम में।
अब मान लो ये कर दिया क्वेश्चन आपने। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको ये दे देगा कि 3 किताब तथा 6 पेनों का मूल्य कितना है? 35 रुपये। क्वेश्चन ऐसे देगा, क्या लिखेगा? 3 किताब, 3 बुक एंड 4 पेन की प्राइस। मान लो प्राइस कितनी है? प्राइस 150 रुपये, 150। यानी आपको है 3 किताब तथा और है ना, और 4 पेनों का मूल्य 35 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब क्या, तथा 2 पेन तथा 8 पेन का मूल्य कितना है? 60 रुपये। यानी 2 पेन तथा ना एंड और 2 पेन तथा 2 बुक ले लो, चलो 2 बुक एंड यानी और 2 पेन की प्राइस कितनी है? प्राइस कितनी है? 60 रुपये हो तो मान लो 2 पेन 2 प्राइस कितनी है? इतनी है। 8 पेन और 2 किताबों की प्राइस इतनी है। वैसे नहीं कि 8 पेन इतनी की प्राइस हो तो 1 पेन तथा एक बुक यानी पुस्तक का कुल मूल्य कितना होगा? आपको दिया कि 3 पुस्तक तथा 4 पेनों का मूल्य 150 रुपये है, तथा 2 पेन 8 यानी 2 बुक और 8 पेनों का मूल्य कितना है? 60 रुपये है। तो एक बुक तथा एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन ये पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? पहले यहाँ से आंसर शुरू किया कि माना एक पुस्तक तथा एक पेन का मूल्य क्रम से कितना है? अक्ष तथा वाई है। ठीक है कि एक पेन यानी एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपये है, एक वाई है। अब निकालो प्रश्नानुसार कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि 3 पुस्तक यानी 3 अक्ष तथा 4 पेन का मूल्य कितना है? 150। का मूल्य यानी जोड़ 150 रुपये, यानी इन दोनों का मूल्य क्या है? 150 रुपये। ये समीकरण 1 मिनट। आप क्या अगले में क्या हो रहा है कि 2 पुस्तक यानी 2 अक्ष प्लस 8 पेन। हाँ चाहे आप ऐसे ले लो, बुक को बी मान लो, चाहे इसको बी मान लिया, इसको पी मान लिया, तो यहाँ बी आ जाएगा, या पी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। बी से बुक। आपको ये भी बताया कि अचर पद क्या होता है? अक्स वाई जेड ये और ए बी सी कैसे भी ले सकते हैं ना, जबकि गिनती नहीं ले सकते निश्चित। इनका मूल्य कितना है? 60 रुपये। कि आपने किसी दुकानदार के पास गए, आप देखना ऐसे समझो इसको बेसिकली कि मैं किसी दुकानदार पास के जाता हूँ और 3 पेन खरीदा और 3 तो बुक खरीद ली और 4 पेन खरीद लिए। मैंने उनका टोटल मिलाकर कितने रुपए? भाई साहब ये लो 150 रुपये। फिर मैं दोबारा जाता हूँ, मैं 2 बुक खरीदता हूँ और 8 पेन खरीदता हूँ दोस्तों, और मैं अगले दुकानदार को कितने? 60 रुपये दे देता हूँ। अब जैसे मैं ये बुक और पेन लेके घर आया, तो मैंने घर वालों ने ये पूछा कि एक बुक के भाई साहब कितने पैसे दे के आ रहे हो? कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये बताओ कि एक बुक के कितने पैसे पड़े, एक पेन के कितने पैसे पड़े। समस्या हो गई कि यार कैसे कितना पैसे लिए, हमें तो पता ही नहीं, हम तो ये दे दिए, एक बुक लाई। तो इसको हल कैसे करेंगे?
हल कैसे करेंगे। अब इसको हल ऐसे करेंगे, इसमें क्या मैथमेटिक्स में अब हमें प्रॉब्लम आई। देखना कभी भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है वो अच्छाई के लिए आती है। आप घबराना है नहीं कभी भी कि हमारी लाइफ में बुरा हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम आती है वो अच्छाई के लिए आती है। घबरा कर नहीं उसका सामना करना चाहिए, उससे टैकल कैसे किया जाए वैसे करना चाहिए। अब मान लो ये इक्वेशन मेरे को हल नहीं करनी आ रही, तो मैं क्या सोचूं कि कैसे करूं इसको। तो इसको हल करने के लिए इसमें विधियाँ चलती है। क्या चलती है? विधियाँ यानी दो युग्मित समीकरणों को हल करने की विधियाँ चलती है। युग्मित समीकरण एक को बोलते हैं विलोपन विधि, जो कि हम सबसे ज़्यादा काम में लेंगे इसी को। और दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी रहती है वज्र गुणन विधि। ये होती है। तो दोस्तों हम क्या है, इसको प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, जो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इनसे ज्ञात करेंगे, है ना। अब मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन किसके विलोपन विधि से समझा रहा हूँ, इसका आपको अलग से वीडियो बना के वैसे समझाया जाएगा। एक बार ये क्योंकि इनके उपयोग पढ़ रहे थे, तो इसको हल कैसे करेंगे एक बार समझ लें। इस वीडियो अलग से देंगे आपको, फिर आपको और भी बेहतरीन समझ में आएगा। अब क्या है, हम इसको विलोपन विधि जानेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है। कि विलोपन विधि से करेंगे इसको। मान लो हमें विलोपन विधि आ रही, तीनों में से कोई सी भी विधि लगाओ आपको आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए और आंसर निकालने चाहिए, आंसर सेम आएंगे। अब विलोपन विधि ये कहती है कि अगर आपको इस पद में पी का मान चाहिए, किसका? पी का। कि मैंने पेन खरीदा, बुक खरीदा, मैंने एक बार सोचा यार पेन का मूल्य निकाल लेता हूँ। अगर मेरे पेन का पता चल गया, मैं पेन वाले की जगह पेन के पास जोड़ के पेन के घटा दूंगा इसमें, तो ये 3 बुक के आ जाएंगे। फिर 3 बुक में से 1 बुक का निकाल लूँगा, कैसे भी करके भागूंगा जोड़ बाकी। तब इसमें यह विलोपन विधि कहती है पहले यह पद है ना, यह पद, यानी इसमें एक पद बराबर कर लो, यह पद बराबर कर लो। तो इस समीकरण को मैं समीकरण 1 को, यानी समीकरण 1 को मान लो b बराबर करूँ, तो मैं यहाँ 2 से गुणा कर 6 हो जाएगा। यहाँ 6 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर। अब क्या मैंने समीकरण 1 को 2 से गुणा कर रहा हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर, तो क्या आ गया 6b + 8p इक्वल टू, यानी ये 300 आ गए। क्या है 300। अब इसको मैंने 3 से गुणा किया पूरी को, तो ये 6b + 8p 6 यानी कितना हुआ है 24p और ये कितना हो गया यानी 90। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 90। किस समीकरण 1 को 2 से किया 6 आ गया, 8 आ गया और 300 आ गया। समीकरण 2 को 3 से किया 6 आ गया और यहाँ क्या 8 यानी 24 आ गया, और इसको किया 3 से, कितना आ गया 3 से 180 यह आ गया दोस्तों। अब मैंने इतना किया, यानी यह काम में समीकरण 1 को 2 से गुणा तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके यानी मैंने इतना काम किया। फिर मैं घटाऊंगा, फिर मैंने घटाया समीकरण 2 को, तो ये घटाऊंगा तो ऐसे घटाएंगे, इनको दोनों को गुणा कर लिया, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखो माइनस के कितने हैं, देखो यानी 16 है माइनस के, तो -16p। ठीक है दोस्तों, क्या -16p। और इसमें निकालो कितने हो गए। आप ऐसे करना,
120 क्या हो गया 120, यानी 20 इधर बच के और 100 उधर, वो किसके प्लस के। अब इसकी कहानी ये होगी कि 120/16 और वो भी माइनस में है। किसी भी वस्तु का मूल्य माइनस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख दें कि किसी भी वस्तु का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए धनात्मक है। एंड पी का मान क्या है 120/16। अब काटा पीटी करो, यानी 60/8 और काट लो सी 30/4 और कट रहा था और 15/2 कितना रुपये आ रहा है? 15/2 रुपये इतना आ रहा है, यानी एक पेन का मूल्य। अब दोस्तों एक पेन का मूल्य आ गया। अब मान लो मुझे एक पेन का मूल्य आ गया तो एक पुस्तक का भी निकाल सकता हूँ। वह समीकरण 1 में मान रखें, यानी पी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, यानी 3p पर 3p पी की जगह रखो 4 × 15/2 = 150। ये कैंसिल हो गया कितनी 2 बार। 3p 30 घटाओ 120, काटा पीटी करो, p = 40। कि एक का तो रुपये 40 रुपये लगे, यानी एक पुस्तक है, और इसके 15/2 यानी 7.5 रुपये लगे। तो हमें क्या पूछा था? एक पेन और एक पुस्तक का मूल्य तो पूछा था। तो आप इतना कर लेना, फिर मैं पूरा करने के बाद यानी एक पेन का मूल्य कितना आया था? एक पेन का मूल्य कितना है? यानी 15/2 यानी इतना रुपये, और एक बुक का मूल्य कितना है? 40 रुपये। तो दोनों का पूछा है, यानी दोनों का, यानी एक पेन और एक बुक का मूल्य पूछा है। 40 प्लस कितना होगा? 7.50 कितना होगा? 47 इतने रुपये। तो हमें इतने रुपये लगे। ऐसे क्या हमें एक क्वेश्चन करने दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं और आप अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको कभी दिक्कत हो इससे संबंधित तो कमेंट करके क्वेश्चन भेजिए, आपको समझा दिया जाए। अब बात करेंगे इसके अगले लेक्चर में, यानी इन रैखिक हमें प्रॉब्लम का है कि इनको हल करने में। तो हम अगला पॉइंट क्या पकड़ेंगे कि 2 युग्मित समीकरणों का हल कैसे ज्ञात करते हैं, वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू गाइज।